Good afternoon, everyone. How are you? Okay, students. So I am going to start. Today's lecture topic is sources of long-term finance. We have already discussed about financial management, role of the finance manager, his important functions, and one of his important functions was to take care about the investments with planning and capital budgeting and all that. So, sources of long-term finance, as the topic says, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है जो कि 3 इयर्स एंड अबव जो भी फाइनेंस अगर हमें 3 इयर्स या अबव के लिए फाइनेंस चाहिए इवन 5 इयर्स एंड अबव के लिए चाहिए 3 to 5 इज लाइक मिड टर्म फाइनेंस एंड 1 to 3 इयर्स के लिए अगर किसी को कुछ फंड्स चाहिए या कोई भी फाइनेंस चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस होता है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज लाइक 1 to 2 इयर्स मैक्सिमम 3 to 5 इयर्स इज मिड टर्म और अगर हमें कोई भी ऐसा फंड चाहिए जो कि हमें 5 साल से ज़्यादा तक के लिए चाहिए यानी कि हम उसको 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे कैन बी 10 साल 15 इयर्स 20 इयर्स वट एवर टाइम तो दैट बिकम्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो अगर हमको मैम मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है, सुना नहीं दे रहा। आवाज़ स्लो है मेरी अभी क्लियर है यस मैम, बहुत कम है। अभी भी क्लियर नहीं है वेट अ मिनट मैं अभी भी कम। हेलो हेलो Am I audible now? अभी आवाज आ रही है Arzu, can you hear me now? यस मैम। So I am continuing now. Today's lecture topic, as I discussed, that this is sources of long-term finance. So I've told you what long-term finance is basically. 5 years and above are all long-term finances. लॉन्ग टर्म मीन्स कि एक ऐसी टर्म जो कि लंबे टाइम के लिए हमको चाहिए तो वो फाइनेंस के लिए या फंडिंग के लिए हमको ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से अगर हमको पैसा 5 साल या अबव टाइम के लिए चाहिए तो हमें मिल सकता है कहाँ से मिल सकता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ So there are two sources of finances, basically short term and long term.
here we will be discussing in detail about the long terms, ठीक है। so why finance is required, चाहे वो short term हो चाहे वो long term हो, कोई भी finance है, अगर हमको requirement उसकी पड़ती है तो वो क्या requirements हैं जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। या तो कोई स्टार्ट करता है बिजनेस न्यू स्टार्ट करना है तब ज़रूरत पड़ती है, या पे finance expansion to production capacity, अगर हमको कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को या प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हमें बढ़ाना है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट का करना है, तब हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की या फंड्स की। टू डेवलप एंड मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में कुछ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके अलावा इन एडिशन वी विल हैव टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, मे बी रिलेटेड टू दैट, मे बी अनरिलेटेड टू दैट, और उसको हमें मार्केट भी करना है। मार्केट का मतलब होता है मार्केटिंग करना, उसकी एडवर्टीजमेंट्स देना, लोगों को बताना कि हमने नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, लॉन्च किया है। उस सब के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है टाइम्स। तो वो भी एक लॉन्ग टर्म फंडिंग या शॉर्ट टर्म फंडिंग से मतलब आता है फाइनेंस। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टू एंटर इन न्यू मार्केट्स मतलब ऑल टुगेदर अ न्यू सेगमेंट, टू पे फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, और हमें फंड की ज़रूरत रोज़ाना के कामों के लिए भी होती है। हमें पता नहीं कि आज हमें ऑल ऑफ ए सडन क्या चीज़ में खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एज एन अगर हमें फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक थाउजेंड ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर मे बी कोई टेक्निकल किसी की टेक्निकल डिवाइस में कुछ इशू हो गया, या कुछ अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो गया, या कोई भी ऐसा हाउस कीपिंग में हमारा कुछ कोई है जो मतलब प्रोडक्ट नहीं चल रहा है विद इन द ऑफिस ओनली, लाइक एसी नहीं है या कोई काम नहीं कर रहा कोई और प्रोडक्ट, राइट। तो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए रूटीन जो डे टू डे रनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है बिजनेस की, उन सब चीज़ों के लिए भी हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इफ somebody's computer is not working तो इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, या तो वो ठीक होगा, रिपेयर होगा, या फिर रिपेयर नहीं हो पाएगा तो न्यू होगा, तो ऑल ऑफ अ सडन एक खर्चा पड़ गया। दैट इज डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस अभी इसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म जनरली 1 to 2 ईयर के लिए होता है, तो हम लॉन्ग टर्म को कंसिडर करते हैं कि जो कम से कम अगले 1 साल के अंदर तो बिल्कुल भी वापस नहीं होगा, कम से कम 2-3 साल या 4 साल 5 साल के बाद ही वापस होगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिकली इज लाइक 1 to 2 years, और 2 to 5 years हम मिड टर्म ऑफ फाइनेंस भी कह देते हैं उसको, कि थोड़ा मिड टर्म में है, बहुत लॉन्ग में नहीं है, एंड लॉन्ग 5 years नंबर भी होता है। बट बेसिक अगर हम कॉन्सेप्ट समझे, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म अगर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो उसमें 1 ईयर से अबव अगर टाइम हमें लग रहा है, यानी कि जितना पैसा हमने इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है, इस फाइनेंशियल ईयर में हम अगर वापस उसको कर नहीं रहे हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक वो हमारी लायबिलिटी जा रही है, देन इट बिकम्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। नाउ पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज, ज़्यादातर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदने वाले होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो कि 1 साल में यूज करके डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं, और वो रेगुलरली यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर भी उनका यूज होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी होगा, मे बी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उनका यूज होता रहे, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी हो सकता है। तो उन सब फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, खरीदने के लिए या फाइनेंस करने के लिए, इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए किसी भी तरह से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑल टुगेदर एक न्यू ऑफिस बनाना है, या बिल्डिंग खरीदनी है, या ऑफिस रेंट पर लेना है, उसके अंदर ऑफिस रेंट के बाद हमें फर्नीचर फिक्सचर्स ये सब चीज़ें खरीदनी है, प्रॉपर एक न्यू ऑफिस स्टैब्लिश करना है, ये हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है कि हमें रूटीन एक्टिविटीज़ के जो पैसे चाहिए परमानेंटली, कि मिनिमम इतना तो रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड वंस, तो उनको भी फाइनेंस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है हमें ग्रोथ या एक्सपेंशन की, जब कभी हमें बिजनेस को ग्रो करना होता है। मतलब आज हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो हमें अगर उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सेम प्रोडक्ट को, या हम ग्रो करना है, यानी कि सेम प्रोडक्शन को हमें वो बढ़ाना है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो होता है ग्रोथ। एक्सपेंशन होता है कि हम और ज़्यादा उसमें
कोई न्यू प्रोडक्ट में भी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन की वी आर एक्सपेंडिंग। मे बी एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड्स की सेम नेचर ऑफ बिजनेस है बट वी विल हैव न्यू ब्रांचेस नाउ। अर्लियर वी हैड ओनली मे बी 3 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस और 1 ब्रांच, लेकिन अब हमें ज़्यादा ब्रांचेस की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में आता है। इसके लिए भी हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर बिजनेस के पास खुद का पैसा नहीं है तो दूसरी न्यू ब्रांच को स्टैब्लिश करने के लिए तो हमें फिर लोन लेकर ही नई ब्रांच को स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे हम रेंट पर लें या उसको खरीदें या उसमें और फिक्स्ड एसेट्स खरीदें, कुछ भी करें। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हम ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम क्या गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है हम गुड्स ना ही प्रोड्यूस करते हो, हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें कौन से सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को चूज करना है, यानी कि किस तरीके से, किस सोर्स से हमने पैसा लेना है। चाहे वो हमारे पास अपनी रिटेंड अर्निंग्स हैं या मुझे शेयर्स से पैसा लेना पड़ेगा, डिबेंचर से पैसा लेना, मैं कौन से सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस से पैसा लूँगी वो डिपेंड करेगा कि मैं ये भी देखूँ मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैं क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस होते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेंड अर्निंग्स, डिफर्ड क्रेडिट, टर्म लोन्स। पहला हम पढ़ेंगे शेयर। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल। शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है कि जो एक स्मॉल मतलब जो भी हमारी टोटल कैपिटल है ना, अगर टोटल कैपिटल सिर्फ शेयर्स की है तो फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल है मेरी कंपनी की 10 करोड़ रुपीज़, तो 10 करोड़ रुपीज़ जो है वो एक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट में जिनका कोई वैल्यू है, से 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की हो सकती है, वो स्मॉल यूनिट उसमें डिवाइडेड होती है वो बेसिकली। तो वो पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड शेयर। पूरी कैपिटल जितनी भी इन्वॉल्व है वो कैपिटल अगर सिर्फ शेयर कैपिटल से और कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमने नहीं लिया हुआ है तो बेसिकली दैट एंटायर कैपिटल विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। अभी तो वो कर रखा है उसको पापा, एक्सक्यूज मी। Okay, so issue of shares is the main source of long-term finance, and shares are issued by joint stock companies to the public. जैसे स्टॉक मार्केट होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे जब भी हम कभी भी शेयर हमने इशू करने हैं मार्केट में, हमारा प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल इफ आई वुड वांट 1 लाख रुपीज, जस्ट 1 लाख रुपीज फ्रॉम द मार्केट, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कुछ शेयर्स मार्केट में बोलूँगी कि ठीक है, आई एम गोइंग टू इशू 10,000 शेयर्स और वट एवर शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो वो 10 इंटू 10,000 विल बी 1 लाख। कि मैं 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही हूँ और एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपया, और जो भी अपना मार्केट में इसको खरीदना चाहता है कैन बाय माई शेयर। तो शेयर वुड बी बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसमें कि उसकी वैल्यू लिखी होगी और कंपनी का नेम लिखा होगा कि किस कंपनी का वो है, क्या वैल्यू, किस डेट में इशू हुआ है। तो इशू ऑफ शेयर्स इज द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ज्यादातर कंपनीज इशू करती हैं शेयर्स को ही जब भी कभी उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब जो उन्हें जल्दी के टाइम में, शॉर्ट टाइम में वापस नहीं करना है और उस पैसे को यूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शेयर्स बेसिकली स्टॉक कंपनीज में हम इशू करते हैं टू दी पब्लिक यानी कि कोई भी फ्रीली जाकर उसको खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 शेयर्स कंपनी में इशू करें, जब तक वो पूरे शेयर नहीं बिक जाते, कोई भी पर्सन पब्लिक में फ्री है उसको बाय करने के लिए। सपोज 10 रुपए का एक यूनिट का कॉस्ट उन्होंने निकाला है, मुझे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं 1,000 शेयर खरीद लूंगी 10 रुपए के, और 10,000 रुपए का मैंने अपना शेयर लगा दिया है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, सो द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट शेयर, जिसने खरीद लिया वो शेयर और अपना पैसा कंपनी में लगा दिया और उसके बदले वो शेयर जो एक पीस ऑफ पेपर होता है वो उनको मिल गया, नाउ द पर्सन बिकम्स द शेयर होल्डर। ठीक है, वो इन्वेस्टर बन गया उस पर्टिकुलर कंपनी में, और क्योंकि उसने शेयर खरीदा है तो शेयर होल्डर हो गया है वो। ठीक है, शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स बेसिकली आर दोज हु डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंस तो उनको नहीं मिलता है ओवर प्रेफरेंस शेयर्स, बट
उनको एक तरीके से दे आर दी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जब कभी कोई कंपनीज में डायरेक्टर्स फॉर्म होने होते हैं, या अगर कोई सपोज कोई डायरेक्टर रिजाइन करता है, या कोई डायरेक्टर किसी वजह से उसका डेथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो एक न्यू डायरेक्टर जब फॉर्म होता है तो उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स हेल्पफुल होता है उनका डिसीजन, इसलिए कि वो वोटिंग में हेल्प करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बेसिकली कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो डिसीजन मेकर हैं। प्रेफरेंशियल राइट तो उनको नहीं मिलता प्रेफरेंस शेयर्स की तरह। क्यों? क्योंकि एक तो ड्रॉबैक इक्विटी शेयर का ये है कि इनको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड क्या होता है? नाउ डिविडेंड इज द इनकम विच इज अर्न्ड बाय एनी शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू शेयर इनटू एनी इन एनी कंपनी। गॉट दिस पॉइंट? डिविडेंड वो अमाउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये अपना इन्वेस्ट किया हो, तो मैंने इन्वेस्ट किया कुछ सोच के इन्वेस्ट किया है ना, मेरे पास फालतू तो पैसा नहीं पड़ा था। आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन समवेयर एल्स अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो डिविडेंड बेसिकली इज अ रिटर्न which a shareholder gets out of that investment from that company in which he has already invested that money। वो डिविडेंड होता है, मतलब कि उसके पैसे पर उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो वो रिटर्न इक्विटी शेयर में कोई फिक्स रेट नहीं होता है। अगर कंपनी ये दिखाती है कि वो लॉसेस में है, या अगर कंपनी लॉसेस में है, तो हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो कहते हैं दिस टाइम वी आर इन लॉसेस एंड देयर विल बी नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस ईयर। ऐसा जनरली होता है। बट लेकिन उनको ऑब्वियसली ऑल द टाइम वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, और क्योंकि तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो रिस्क ज़्यादा होता है। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उन लोगों को दे दिया जाता है। मतलब एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स सब कुछ ऑलरेडी उनको रिटर्न में दिया जाता है कि दिस इज द प्रेफरेंस शेयर्स, ये प्रेफरेंस शेयर एक शेयर की ये वैल्यू है, इतने टाइम के लिए ये इशू हुआ है व्हाटएवर, और इतने रेट ऑफ डिविडेंड पर ये इशू हुआ है। तो कंपनी चाहे लॉसेज में भी हो अगले साल से ही, अगर वो लॉस में चली जाती है तो भी फॉर एग्जाम्पल 5% 10% वॉट एवर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनका फिक्स हुआ है, उनको वो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा फिक्स रेट पर, जब से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर कंपनी लॉसेस में है तो वो उसको उस ईयर में ना डिस्ट्रीब्यूट करे और बोलते कि हम आपको डिविडेंड इस साल में नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भी देंगे आगे आगे जब भी देंगे नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर व्हेनेवर, तो पूरा अरियर बैक डेट से मिलाकर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये प्रेफरेंशियल राइट्स ये तो होते हैं कि उनको डिविडेंड मिलेगा ओवर इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स उससे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड बटेगा, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई मतलब वोटिंग राइट नहीं होता। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, गेटिंग बैक ऑफ द कैपिटल इन केस ऑफ द कंपनी इज बाउंड अप। अगर उनकी कंपनी को जहाँ पर इन्वेस्ट करा है वो कंपनी जब बंद हो रही है, बाउंड अप मतलब कंपनी हैज डिसाइडेड कि भाई बहुत लॉसेस में हम नहीं चल पा रहे हैं आगे, अब वी आर डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी, तो उनको वो सारी कैपिटल प्रिंसिपल वाला जो अमाउंट है वो वापस भी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स आर सेफ। प्रेफरेंस शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर हम कंपैरिजन करें इक्विटी शेयर्स से तो इसमें सेफ होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेगुलरली मिलता ही रहेगा, और लॉसेस की वजह से अगर कभी नहीं भी मिल रहा है तो अरियर के साथ जब मिलेगा तो पुराना बैक डेट से सारा मिलेगा। इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप नहीं होता, एक ही टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं, सारा सबका वही चीज़ है कि इसमें रिस्क होता है, कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, सब कुछ सेम ही है इक्विटी शेयर्स में, और दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी सिंस दे हैव द वोटिंग राइट्स। बट प्रेफरेंस शेयर्स के राइट टाइप्स होते हैं। These are the 4 types of preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स के क्या टाइप्स हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, redeemable, participating, convertible, non convertible. Now I'll come one by one. Convertible, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव इज द फर्स्ट टाइप। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर में कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था डिविडेंड देने के लिए, सो होल्डर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है कि मुझे मेरी कंपनी ने कुछ पैसा देना था जो उन्होंने मुझे उस टाइम पर नहीं दिया, किसी बैक डेट के टाइम का कुछ पैसा कंपनी के ऊपर ड्यू है जो मुझे देना है, वो पैसा जो मुझे मिलेगा वो अरियर है मेरा। अरियर इज बैक टाइम मेरी इनकम, कोई भी बैक टाइम की इनकम, आज की इनकम नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो इस मंथ की मेरी सैलरी 1 लाख थी, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस कंपनी ने मेरा इंक्रीमेंट लेट किया, मेरा इंक्रीमेंट 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं करा, और इस मंथ में मेरा इंक्रीमेंट करा है जो कि इफेक्टिव है 6 महीने पहले से।
तो वो जो 6 महीने की जो मेरी इंक्रीज्ड सैलरी, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पर मंथ का इंक्रीमेंट होता है, तो पिछले 6 महीने का 60,000 रुपीज जो अगर मेरा टाइम पर इंक्रीमेंट होता तो मुझे हर महीने 10,000 रुपये मेरी सैलरी में ऐड होकर मिलता, जो मुझे नहीं मिला। वो मुझे इस मंथ में 1 लाख रुपीज सैलरी प्लस 60,000 अरियर जो मुझे मिलेगा, दैट बिकम्स द इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ में जो मुझे क्रेडिट होगा। लेकिन इनकम मेरी एक मंथ की 1 लाख ही है। 60,000 बिकम्स माई एरियर फॉर पास्ट 6 मंथ्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वही हो गए कि वो जो जो अपना डिविडेंड है पिछले कई टाइम का, 1 साल 2 साल या जब भी कंपनी जितने टाइम से कंपनी ने नहीं पे किया, वो सारा उनको बैकडेटेड मिलता है, क्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है वो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड जो नहीं मिला, अनपेड है, और एक साथ मिलता है। ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऑफकोर्स जैसे नाम से सजेशन है कि नॉन क्यूमुलेटिव में प्रेफरेंस शेयर अरियर्स ऑफ द डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट, वो अरियर जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। इफ डिविडेंड इज टू बी पेड on equity shares in any dividend at the fixed rate for only 1 year will have to be paid for the pref, मतलब इसमें accumulate नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मैंने खरीदा है तो कंपनी मुझे हर साल जो मेरा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड है, सॉरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, वो मुझे कंपनी देती रहेगी और एक्यूमुलेट नहीं करेगी। ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं दे रहे, नेक्स्ट ईयर तुमको 2 साल का देंगे। इट विल नॉट हैपन। ओके। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल होते हैं वापस होना, वो पैसा रिडीम होना, रिडीम। इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होगा। नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स whose amount can be returned by the company to their holder within the lifetime of the company subject to the terms of the issue। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसने बोला है कि हमें तुम्हारा पैसा 10 साल के लिए चाहिए, 10 साल के बाद हम ये पैसा वापस कर देंगे, तुमको प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे, तो वो रिडीमेबल हो गया। और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मेरे पास है, तो मुझे पता है कि ठीक है ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि मुझे पता है कि कब तक मेरा प्रिंसिपल रिडीम हो जाएगा, 10 साल 5 साल 20 साल वटेवर टाइम में, और जब तक नहीं होगा तब तक इसके ऊपर मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलता रहेगा वो भी मुझे क्लियर है रिडीमेबल में। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, किसी भी टाइम में जब तक कंपनी चल रही है मतलब वर्किंग में है, 10 साल 5 साल 20 साल 50 साल वटेवर फिक्स टाइम के लिए, उस टाइम के बाद विद इन दैट लाइफ ऑफ द कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी। ठीक है। The amount of irredeemable preference shares can be returned only when the company is wound up। तो irredeemable और redeemable में डिफरेंस समझ आया। redeemable is for the fixed term और जब तक कंपनी चल रही है उसी टाइम पीरियड में आपको पैसा वापस कर देगी। लेकिन अगर कंपनी ने irredeemable preference share इशू करा है, यानी कि कंपनी ने आपको बताया नहीं, शेयर कर इशू करने से पहले टाइम नहीं बताया, रिडीमेबल टाइम नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही होगा। ये हमें समझ लेना है कि कोई टाइम वापस का नहीं बताया, इसका मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलने वाला है। जब कंपनी बंद होगी, बाउंड अप होगी, तभी हमें प्रेफरेंस शेयर्स यानी जो हमारा प्रिंसिपल पैसा जो हमने लगाया वो हमें वापस मिलेगा ही नहीं, और हमें इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा जो अग्रीड है। तो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली आर द शेयर्स व्हिच आर एंटाइटल्ड नॉट ओनली फॉर द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो उनको मिल ही रहा है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में मिलता ही है, but also to a share in surplus profit which remain after dividend has to be paid at a certain rate of equity shareholders। मतलब पार्टिसिपेटिंग शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को ये भी राइट मिलता है। जनरली कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, सपोज किसी ईयर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है और अपने सारे प्लान्स को फुलफिल कर लिया, सब जो लाइबिलिटी थी तो वो सब पे कर दिया, सब सैलरीज पे कर दी, टाइम अरियर्स पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे कर दिया, और कहीं पे कोई इंटरेस्ट पे करना था वो सब पे कर दिया, प्रॉफिट में से अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का भी कुछ अमाउंट उन्हें करना था वो भी बचा लिया कि हमें कुछ एक्सपेंशन करना है, कुछ भी करना है, तो प्रॉफिट का थोड़ा शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बचा लिया। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहा है, वो जितना प्रॉफिट बचता है सब कुछ कंपनी इक्विटी शेयर्स में बांट देती है, वो उनका डिविडेंड होता है, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ तो मिल नहीं रहा, कोई डिविडेंड फिक्स रेट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाता है, कंपनी दे देती है उनको।
तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं, इनको अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिल ही गया, उसके अलावा जो प्रॉफिट हुआ, सरप्लस प्रॉफिट हुआ, उसका भी कुछ अग्रीड रेशो इनको मिल जाता है। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है तो इनको भी उसका थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट मिल गया। रेशो कैन बी लाइक 3 to 7 हो गया, कि मतलब अगर 10 रुपया का प्रॉफिट है तो 7 रुपया उनको मिल गया, इक्विटी को 3 रुपीज प्रेफरेंस में डाल दिया। तो दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सम अमाउंट ऑफ सरप्लस भी मिल गया। And of course, non-participating preference shares are entitled only to the fixed rate of interest. Non-participating वही normally जैसे preference shares हैं कि उनका fixed rate of interest है वही उनको मिलता है. Convertible and non-convertible. Sorry. Now this is also a last type of preference shares कि preference shares में convertible और non convertible होता है। convertible preference shares अगर issue के time पर ही कंपनी ने आपको बताया कि भाई ये हम convertible preference shares issue कर रहे हैं, तो preference share holders को एक right मिल जाता है कि वो उनके पास right मिल जाता है उनको कि preference shares को वो कभी भी आने वाले time में equity share holders में अपने आप को convert करवा सकते हैं। तो यानी कि जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था प्रेफरेंस शेयर्स का वो खत्म हो जाएगा इक्विटी में आके, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, वो एक तरीके से इलेक्शन वोट करने के लिए रेडी रहेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी में। जो भी राइट्स इक्विटी के थे वो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस वाले सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो कन्वर्टेबल का मतलब है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे तब उन्होंने कंपनी ने कन्वर्टेबल नहीं बोला था, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन कन्वर्टेबल ही है। नॉन कन्वर्टेबल ये राइट को एंजॉय नहीं करते कि वो उसको कन्वर्ट करा सके, जो है वही रहेगा। जिन टर्म्स पे इशू है उन्हीं टर्म्स तक रहते हैं, एंड तक रहते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इज, पहला था शेयर। शेयर्स में हमने अंडर पढ़ लिया इक्विटी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के अंडर भी हमने 4 टाइप्स या 8 टाइप्स आप बोल लीजिए हमने पढ़ लिए हैं। नाउ सेकंड मेन सोर्स ऑफ कैपिटल इज डिबेंचर। डिबेंचर को हम ज्यादातर मिड या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं करते क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं ज्यादातर। तो डिबेंचर्स इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ द फंड्स और फाइनेंस to be procured by any company. So debenture is a medium to long term debt instruments used by large companies to borrow money at a fixed rate of interest. अच्छा, हमें ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि हम डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर्स को देते हैं, डिविडेंड और किसी भी कैपिटल पर हम नहीं देंगे। हम या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे डिविडेंड। तो डिबेंचर भी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म अलग दूसरी चीज हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। डिबेंचर वुड बी लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस है, ये उसका ओनर है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने ओनर का फोटो भी डालेंगे या वट इस तरीके से कंपनी का नेम आएगा, क्या अमाउंट होगा, कितना होगा, सब कुछ। इट लुक्स लाइक अ सर्टिफिकेट। इट लुक्स लाइक अ सर्टिफिकेट। जैसे हम अगर कभी कुछ कहीं पर कोई प्राइज जीतते हैं या कुछ भी ऐसा वन करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, राइट? या आर डिग्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। सो डिबेंचर इज ऑल्सो इशूड इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होता है कि टोटल वैल्यू आपकी उस डिबेंचर की कितनी आपने इन्वेस्ट करी है, वो सब कुछ। So debenture is a medium to long term debt instrument used by the long term or large companies जो कि उधार लेती हैं पैसा मार्केट से ज्यादा टाइम के लिए और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यू हैव टू पुट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स में यू हैव टू पुट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो एक तो लोन सर्टिफिकेट मिल जाता है हमको प्रॉपर, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्म ये दिखाया है सर्टिफिकेट का फोटो। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता कि वो जनरल मीटिंग्स जो कंपनी की होती हैं उनमें वोट करेंगे, इवन अटेंड भी करेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की जनरल मीटिंग्स जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग जनरली मैंडेटरी होता है कि कंपनी साल में एक बार तो करेगी ही कंडक्ट, और वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसमें बुलाती भी है, वोट भी करवाती है, उनके और ओपिनियन सजेशंस भी लेती है। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता जो इक्विटी के पास होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील basically is the stamp or the main, you can say, legal name of the company. कंपनी के नाम पर इशू होता है वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कि इस कंपनी का है डिबेंचर। जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखते हैं वो लोग कि दिस इज दिस पर्टिकुलर, एंड एनी डिबेंचर होल्डर हु इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग the money
into debentures will get that certificate to secure, अपने पास रखने के लिए कि ये उनके पास as a proof है that they hold this particular money and उन्होंने इतना investment किया हुआ है. डिबेंचर्स में भी देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. मेन तो यही कि दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और वोटिंग राइट्स इनके पास कुछ नहीं होता. बट डिबेंचर्स सिक्योर होते हैं क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इनके पास इंटरेस्ट होता है और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है. ऑलवेज डिबेंचर विल ऑलवेज बी फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जरूरी नहीं कि होगा ही. जब कंपनी बंद होगी हो सकता है वो तब तक आपका पैसा रखें, लेकिन डिबेंचर्स वापस होते हैं फॉर आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. रिडीमेबल डिबेंचर्स and irredeemable debentures, these two are the types जो अभी हम पढ़ रहे हैं. थर्ड would become convertible, non convertible. So debentures जैसे नाम है redeemable are redeemable after a fixed period of time. Irredeemable are the perpetual debentures, जैसे कि preference shares हो जाते हैं कि until the time of the company to wind up comes, तब तक उनका पैसा वापस कंपनी नहीं करते during the lifetime of the company. Convertible debentures are basically the holders which are given the right to convert their debentures into equity shareholders. Again, जैसे preference shareholders के पास भी right हो जाता था अगर वो convertible preference shares हैं कि वो अपने आप को equity में convert कर सकते हैं, ऐसे ही convertible debentures के पास भी issue होते हैं जो उन debenture holders के पास ये right आ जाता है that they can after certain period of time, अगर company is also ready, they can convert their debenture capital into equity share capital, but it is subject to term. अगर company issue ही नहीं कर रही है equity shares तो जरूरी नहीं है कि वो उनको जब वो चाहें तब वो आ सके, क्योंकि बहुत कुछ बढ़ जाता है. इक्विटी शेयर आने का मतलब ये है कि जितने इक्विटी शेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं उतना एनुअल जनरल मीटिंग्स में लोगों का फुटफॉल ज्यादा होगा, ओपिनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओपिनियन बाइफरकेट हो जाएंगे. पहले 100 लोग को राइट था, अब अगर कन्वर्ट करके 150 लोग हो जाते हैं इक्विटी में तो वोटिंग राइट्स एंड एवरीथिंग भी स्प्लिट हो जाएगा. तो इसलिए जनरली कंपनी के रिक्वायरमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो भी हमें देखना पड़ता है. नॉन कन्वर्टिबल आर ऑब्वियसली जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू हुए हैं और जिस टाइम पीरियड के लिए इशू हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे एंड इट विल नॉट बी कन्वर्टेड, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट सोर्स ऑफ हमारा क्या है सोर्स ऑफ फाइनेंस? रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? अर्निंग्स आर बेसिकली आर प्रॉफिट, जो हमने कमाया है, प्रॉफिट कमाया है काम करते हुए. हर साल कंपनी को थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट होता ही है. प्रॉफिट को वो कुछ कंपनीज क्वार्टरली भी कैलकुलेट करती हैं, कुछ कंपनीज मंथली भी करती हैं, आई मीन मंथली भी करती हैं और क्वार्टरली भी करती हैं और एनुअल भी प्रॉफिट होता है. तो हर कंपनी का अगर सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उन अर्निंग्स को वो रिटेन कर लेती हैं अपने पास. रिटेन करना अपने पास बचा कर रख लेना, सो दैट उनको अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर पैसे से उनको आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ और एक्सपेंशन करना है, कुछ भी आगे यूज करना है बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो उन अर्निंग्स को अपने पास रिटेन कर लेते हैं. और उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम को हमने क्या बोला? रिटेन्ड अर्निंग्स. जिससे कि हमें कहीं बाहर से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बाहर किसी के पास पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने किसी को शेयर भी नहीं इशू किया, हमने किसी को डिबेंचर भी नहीं इशू किया, कुछ नहीं किया. अपना पैसा जो हमारा आया था हमने उस रेवेन्यू में से, अर्निंग्स में से कुछ पैसा सेव कर लिया. ठीक है. सो द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स which is not distributed among the shareholders but it is retained and is used in business is called retained earnings. ठीक है. एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है हमारा, हर कंपनी को इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है. 1956 में एक्ट बना था. कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन रिजर्व्स. कंपनी एक्ट ने बोला है कि हर बार कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में करना पड़ता है. The amounts so kept in reserve may be used to buy fixed assets या कुछ भी इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए जरूरत पड़ती है इस पैसे की, तो वो उसको रिटर्न कर लेते हैं. सारा पैसा डिविडेंड में नहीं बांटते हैं. ओके. नेक्स्ट इज टर्म लोन्स. टर्म लोन्स होते हैं किसी एक टर्म के लिए. टर्म मतलब 10 years, 15 years, 5 years, whatever, 30 years, 50 years, कितने भी टाइम का एक टर्म. लोन का मतलब होता है उधार ले लेना. हो सकता है वो हमने किसी बैंक से ही जाकर लिया हो. सो द टर्म लोन इज अ मॉनेटरी लोन. मॉनेटरी मतलब पैसे का एक लोन है जो कंपनी लेती है बैंक से फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम.
ठीक है। तो उसमें रीपे करने का अगर उनको लगता है कि अब हर महीने वो थोड़ा बहुत अमाउंट पैसा वापस भी करेंगी प्रिंसिपल में से और इंटरेस्ट भी पे करेंगी, वो भी हो सकता है। अदरवाइज वो सिर्फ इंटरेस्ट भी पे कर सकती हैं, और अगर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्होंने लिया तो वो उस टाइम के बाद उनको सारा इकट्ठा प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, और जब तक उन्होंने वो पैसा अपने पास रखा है उसका उनको टाइम इंटरवल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज टर्म लोन। टर्म लोन्स बेसिकली आर वी गेट इट फ्रॉम द लोन्स बेसिकली, ठीक है। नो डेफर्ड क्रेडिट, ये थोड़ा सा टर्म है। डेफर्ड क्रेडिट जो है ये थोड़ा सा इस तरीके का, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये वो मनी है जो हमारे पास आज आ गया लेकिन आज में हमारी इनकम नहीं है, अनअर्न्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हमने कस्टमर से एडवांस में ले लिया, फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी ऐसा करती है ना कि हम ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, प्री बुकिंग कर दीजिए। प्री बुकिंग का मतलब आदमी ने पैसा दे दिया आपको, आज में आपके पास सपोज बहुत सारा पैसा आ गया, मिलियंस ऑफ अमाउंट यू आर एबल टू गेट इट थ्रू प्री बुकिंग, तो क्या वो आपकी इनकम हो गई? दैट इज नॉट योर इनकम बट दैट इज योर डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट का डेफर का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि अभी तक आपने उस पैसे के अगेंस्ट जो देना था वो काम कर कर नहीं दिया, आपको करना है अभी, तो एक तरीके से लायबिलिटी है। इसको हमें बहुत कॉशियसली अपनी बुक्स में रखना भी चाहिए क्योंकि ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है। पैसा हमारे पास आ गया बट अनअर्न्ड है, तो हम इसको कहाँ दिखाएं, कहाँ रखें कि ये प्रॉफिट में भी ना हो, और इसके ऊपर हमें अगर हम चाहें तो इंटरेस्ट इससे अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो अर्न करेंगे देन दैट बिकम्स आवर इनकम, ठीक है। सो द डेफर्ड क्रेडिट इज रिपोर्टेडली अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। ये हम जब भी कभी दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, हमें ये दिखाना है कि हम इसको एज अ लायबिलिटी दिखाएं एंड नॉट एज अपना कि हमारी इनकम हो गई आज के टाइम में, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट ना तो बनाया ना डिलीवर किया, और हमको पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा डिलीवर करने में भी। सो दिस बिकम्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ द फाइनेंस। किसी को कोई इशू है इसमें अभी तक? long term sources of finance, this particular topic is completed, and with this topic I guess your first unit is also done. किसी को कुछ इश्यू है तो बताइए। आई एम कैप्चरिंग योर अटेंडेंस, द मीटिंग विल गेट ओवर इन नेक्स्ट 1 minute. आई एम कैप्चरिंग योर अटेंडेंस. In total we are 25 participants, so 25 students have attended this class. I'm assuming that everything is clear to everybody. Nobody is asking any question. Chat is disabled. You have to unmute yourself and tell me if there is any doubt, anything to be asked. So I'm hoping that everything is clear to everybody. Goodbye everyone. Take care. Bye bye. क्लास में छोड़